प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको साथ में लेकर चलते हुए मैंने कुछ मिक्स एमसीक्यूज की क्लासेस बनाई हैं आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम में यहीं से आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है पर्टिकुलर प्रोडक्शन का जो पोर्शन है वो बहुत हैवी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है, नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पर्टिकुलर पोर्शन से ही क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, तो वो मैंने देख लिए हैं किस तरीके से। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके मिक्सअप हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। ये बात सही है कि आपके एग्जाम में हर टॉपिक को लगभग एक बार छुआ जरूर है एजेंसी ने, तो मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराता चलूं प्रोडक्शन के, लेकिन मिक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे मिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है, पहला वेल्डिंग पे है, जैसे हम यहां पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन वेल्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक रिक्वायर वैक्यूम एनवायरनमेंट। तो अब यहां पर जो है बेसिकली आप लोगों को आंसर पता ही होगा, तो मैंने उसी प्रोसेस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एडवांस वेल्डिंग बोल के, ठीक है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से ध्यान से तैयार करते चलिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स रिक्वायर वैक्यूम एनवायरनमेंट। अब वैक्यूम की बात हो रही है बच्चों, सीधी सी बात है, वैक्यूम की अगर बात होती है तो वी विल टॉक अबाउट कि भैया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, उसमें आपका वैक्यूम चाहिए होता है, वैक्यूम, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ओपन एनवायरनमेंट में होती है, लेजर वेल्डिंग में वैक्यूम की कोई जरूरत नहीं है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में बच्चों आपका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्लाज्मा बनता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होते हैं, ई माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है बच्चों, इसकी वजह से किसी पॉजिटिव चीज की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट आपके पास है वेल्डिंग में, तो ये उधर मुड़ जाएंगे और अपना टारगेट पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से निकलते हैं, तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन के पास। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए बच्चों, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा कैथोड और एनोड के बीच इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में, उतनी ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि एक कैथोड होता है टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लगातार निकलते रहते हैं। तो एक एनुलर एनोड होता है। एनुलर एनोड का क्या मतलब है बच्चों, कैथोड किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। कैथोड किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का, नॉन कंज्यूमेबल। और एनोड जो होता है बच्चों, एनोड वो आपकी एक एन्युलर प्लेट होती है बच्चों, एन्युलर प्लेट, यानी कि एक ऐसी प्लेट जिसके बीच में एक होल होता है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, मैग्नेटिक लेंस होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन कॉइल होती है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनको भी डिस्कस करते चलेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब कुछ डेटा आप लोगों को याद रखना है बच्चों। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पावर डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पावर डेंसिटी जो होती है बच्चों, उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है। सबसे कम ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग की होती है बच्चों 10⁻² टू 10⁻3, यानी कि 100 से 1000 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नोटिस कीजिएगा एग्जाम में हो सकता है वाट पर एमएम स्क्वायर में आपसे पूछ ले, समझ में आई बात। तो आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कभी आप कहेंगे सर ये डेटा तो गलत था, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग की सबसे कम पावर डेंसिटी होती है। पावर डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप कितने वाट या कितने जूल पर सेकंड एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जितना एरिया, देखिए ये क्या है, वाट पावर और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड पावर डेंसिटी। तो ये जो होती है कम होती है ऑक्सीफ्यूल में, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर होता है। जितना एरिया ज्यादा होगा ना, पावर डेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पावर डेंसिटी पावर रेटिंग से आती है। किसी भी वेल्डिंग में पावर रेटिंग फिक्स है, करंट फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, और करंट और वोल्टेज की मल्टीप्लिकेशन पावर कहलाती है। तो वो फिक्स है, फर्क पड़ता है एरिया, कितने एरिया पे आप उससे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर एरिया ज्यादा है तो पावर डेंसिटी कम है, और एरिया कम है तो पावर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पावर डेंसिटी होती है वो किसकी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की 10⁻6 टू 10⁸ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ,
भाई साउंड वगैरह चेक कर लेना सब सही चल रहा है या नहीं, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता चला जाऊं और वो हो जाए। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? तो इसमें पूछा किस किस का जाता है, एक तो ये याद कर लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, एक लेजर बीम वेल्डिंग का जरूर देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद नोटिस कीजिएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सारी आर्क वेल्डिंग की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो यहां से याद रखना बच्चों, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपको ऐसे लिखना है गैस वेल्डिंग। ठीक है, आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आपको लिखना है गैस वेल्डिंग की पावर डेंसिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद कर लेना। उसके बाद आर्क वेल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। रेजिस्टेंस, फिर लेजर बीम और फाइनली इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये आपकी एक मैंने आपको ऑर्डर दे दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के, लेजर बीम वेल्डिंग की वैल्यू याद होनी चाहिए, गैस वेल्डिंग की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में सबसे ज्यादा किसकी होती है याद रखना बच्चों। आर्क वेल्डिंग में सबसे ज्यादा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की, मैक्सिमम इन आर्क, सबसे ज्यादा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की होती है, बाकी की कम होती है इससे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला डेटा एक चीज, टेम्परेचर बहुत पूछता है। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज फॉर वेल्डिंग इन पर्टिकुलर प्रोसेस। तो गैस वेल्डिंग में मैक्सिमम कितना जा सकता है बच्चों, 3500। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब हम लेते हैं उसका होता है लगभग 3450, 3450। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कार्बोराइजिंग फ्लेम का थोड़ा कम होता है, 2500 से 2900 के बीच, और न्यूट्रल फ्लेम का फिक्स है 3200 के आसपास, 3200-3300 के आसपास। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आर्क वेल्डिंग कोई सी भी है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है बच्चों, चाहे वो ये है, चाहे वो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इसको तो छोड़ दीजिए, अभी ये स्टार लगा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग का बच्चों याद रखना मोर देन 6000 ही होता है, कहीं 5500 लिखा हुआ है, कहीं 10,000, कहीं। ठीक है, तो मोर देन आप देख रहे हैं बच्चों 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टिग वेल्डिंग का टेम्परेचर जा सकता है। तो आर्क वेल्डिंग का जो होता है बच्चों, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का लगभग 6000 के आसपास, 5500 से 6000 के आसपास, और बाकी का बच्चों याद रखना 12000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक भी जा सकता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का बहुत ज्यादा होता है बच्चों, 15,000 से 30,000, 15,000 से 30,000। वैसे 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड वेल्डिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, 22,000 याद रखना, 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड ये बेस्ट माना जाता है, बेस्ट। ठीक है, 30,000 के आसपास कटिंग के लिए काम में आता है बच्चों, कटिंग 30,000 से 50,000, 55,000 के बीच जो है बच्चों कटिंग के लिए, प्लाज्मा आर्क कटिंग में। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में देखिए आप 30,000 तक जा सकता है, 20 से 30,000। लेजर बीम वेल्डिंग में 30,000 से ज्यादा तक जा सकता है बच्चों। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं बच्चों, कोल्ड वेल्डिंग 20 से 30, 20 से 40 डिग्री, दैट्स इट। रूम टेम्परेचर पर ही याद रखना बच्चों। मेल्टिंग टेम्परेचर से काफी नीचे, आधे से भी कम, किसी भी मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर जितना उसका आधा कीजिए, उससे भी कम टेम्परेचर पे आप कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, AWS सोसाइटी, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, classification by the mechanism of joining, ultrasonic welding is categorized as which type of welding process। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पे दुनिया का कोई भी जेई का एग्जाम उठा लीजिए, 90% चांस है कि क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन पे, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, आप कोई सा भी ले लीजिए, SSC का ले लीजिए, इसरो का ले लीजिए, या फिर आपका RRB का ले लीजिए, DRDO का ले लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। ठीक है, सो ये पूछा है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किस कैटेगरी में आएगी। देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है रूम टेम्परेचर पे, तो मेल्टिंग तो नहीं हो रही, तो फ्यूजन वेल्डिंग हो गई खत्म। जब मेल्टिंग जहां पर होगी वहां फ्यूजन वेल्डिंग होगी, जैसे आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग, टिग, यहां पर आपका मेल्टिंग क्या है बच्चों, इन्वॉल्व है, तो इस सारी फ्यूजन होती है। आर्क वेल्डिंग, अब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में आर्क यूज नहीं होता, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में वाइब्रेशन एनर्जी यूज होती है, जो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन।
तो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच दो शीट को फंसाते हैं और फिर उन्हें जोर से वाइब्रेशन देते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, 20 से 40 हजार जो है बच्चों हर्ट्ज के आसपास ऐसे हिलाते हैं। तो दोनों इस तरीके से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हीट अप होता है। उसके बाद डिफ्यूजन होता है, मेल्टिंग नहीं होती, डिफ्यूजन। एटम पहली शीट के दूसरे में चले जाते हैं, दूसरी शीट के पहले में आ जाते हैं, एटम ट्रांसफर, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आर्क वेल्ड, तो ये आर्क भी यहां नहीं बनता, तो आर्क वेल्डिंग में गई। आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल टिग है, मिग है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, ये सब आर्क वेल्डिंग के हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यहां पे रेजिस्टेंस हीटिंग, जूल्स हीटिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम ड्यूरेशन। इस कॉन्सेप्ट का जब आप यूज करते हैं तो उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। जैसे आपका स्पॉट वेल्डिंग, कंटिन्यूअस वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है, और आपका परकशन वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, याद रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उनके नोट्स जरूर बना लेना, बहुत काम आएंगे बच्चों। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी नहीं है, यहां पे ये नहीं होता, तो इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है बच्चों जिसमें आप सिर्फ प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड मटेरियल को अंडर प्रेशर वेल्ड करते हैं। प्लास्टिकली डिफॉर्म मटेरियल, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे इंटरफेस जो है जहां पे वेल्ड बनना है वो सॉफ्ट हो जाएगी। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो आप प्रेशर अप्लाई करके उसे सॉलिडिफाई होने तक प्रेशर को बना के रखेंगे। दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का क्या कोई और एग्जाम्पल है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग, याद रखना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये फ्रिक्शन वेल्डिंग है, याद रखना बच्चों। एक्सप्लोजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, ठीक है, ये सब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हॉर्न? हॉर्न या सोनोट्रोड, कुछ भी लिखा आ सकता है, हॉर्न में सोनोट्रोड भी, इन एन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। देखिए यह है सेटअप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। यहां पर पावर सप्लाई होती है, यहां पर प्रेशर एक्चुएटर होता है बच्चों, ये प्रेशर है, प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक तरह का हैमर होता है। और यह है बच्चों ट्रांसड्यूसर, ये क्या है बच्चों आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है एक टाइप की एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, ये आपका सोनोट्रोड है, दिस इज द सोनोट्रोड। सोनोट्रोड एक तरह का टूल है इलेक्ट्रोड का जो काम करेगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में। तो ये जो आपका सोनोट्रोड है ये बच्चों इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, ऐसे वाइब्रेट होगा। तो सोनोट्रोड क्या करता है, वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है ट्रांसड्यूसर से, किसमें बच्चों, किसमें, वर्कपीस में, वर्कपीस में, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर नहीं है बच्चों, ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, ओके। तो इसका क्या काम होता है बच्चों, याद रखना, टू ट्रांसमिट द वाइब्रेटरी एनर्जी टू द वर्कपीस एंड अप्लाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने का काम ये होता है बच्चों, इसका काम याद रखिएगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द इंटेंस हीट जनरेटेड एट द ज्वाइंट इंटरफेस ड्यूरिंग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का एक क्वेश्चन आया था, मैंने करीब 6, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे ले लिया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के जो पूछे जा सकते हैं आगे भी, ठीक है, तो हो जाएगा इससे आप लोगों का, डोंट वरी। द इंटेंस हीट जनरेटेड एट द ज्वाइंट इंटरफेस ड्यूरिंग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्राइमरली कॉज्ड बाय। हीट कैसे जनरेट होगी? हीट होगी इस रबिंग से, और ये रबिंग कैसे होगी दो शीट के बीच में? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ज्वाइंट? नहीं, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है बच्चों उसमें इस मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। ये जो आपका है बच्चों ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है, याद रखना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, याद रखना बच्चों इसे, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर एंड सरफेस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट, ये किसके लिए है बच्चों आपका? ये फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए। द एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ द जॉइंट मटेरियल, ये कुछ नहीं होता बच्चों, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फ्लक्सिंग एजेंट। अब ठीक है, अब केमिकल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा क्योंकि कोई फ्लक्स यूज नहीं हो रहा है बच्चों। एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से ज्वाइंट नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि इंटरमॉलिक्यूलर सरफेस फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन आ गया ना, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग तो है ही, याद रखना अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। शाबाश बच्चों, शाबाश कृष्णा। ठीक है, याद रखना बच्चों, कंप्रेशन की वजह से नहीं होता, आपको हिलाना है दो शीट को बिटवीन द हॉर्न एंड वर्क टेबल, उसके बीच हिलाना है, वो वाइब्रेशन एक तरह से हीट प्रोड्यूस करता है बच्चों फिर। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टू प्लास्टिक पार्ट, आप वेल्ड कर रहे हैं बच्चों दो प्लास्टिक पार्ट्स को, द फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड बाय अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग causes the interface material to reach a state best described as। अब तो भाई ऐसी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं हार्ड। ये कह रहा है कि वेल्डिंग, जब दो प्लास्टिक पार्ट की आप वेल्डिंग करते हैं तो फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड बाय द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, जो हीट अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जनरेट करेगी फ्रिक्शनल फॉर्म में, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉजेज द इंटरफेस, इंटरफेस क्या, जहां पर दोनों शीट या दोनों प्लेट आपस में मिल रही हैं जिस सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस मटेरियल टू रीच ए स्टेट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो वो जिस स्टेट पे ये इंटरफेस पहुंच जाएगी उसे कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? कंप्लीट मोल्टन लिक्विड फ्यूजन। भाई लिक्विड फ्यूजन तो होता नहीं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, तो ये तो हो गया बच्चों गलत। अ केमिकल रिएक्शन दैट पॉलीमराइजेस द मटेरियल, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है? नहीं, केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती। केमिकल रिएक्शन में किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होना जरूरी है, ठीक है, तो वो भी नहीं हो रही। कोल्ड फ्यूजन बाय डायरेक्ट एटॉमिक एक्सचेंज, कोल्ड फ्यूजन होता है नहीं, कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो कोल्ड फ्यूजन तो नहीं होगा बच्चों, कोल्ड फ्यूजन तो नहीं होगा बच्चों। डायरेक्ट एटॉमिक एक्सचेंज, ये तो लिक्विड में होता है कि ठंडा पानी लिया आपने और उसमें रूह अफ़ज़ा मिला दिया, दिस इज कॉल्ड कोल्ड आपका फ्यूजन, दोनों एक दूसरे में मिल गए, अब अलग नहीं कर सकते आप। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी और सॉफ्टनिंग होगी, जिससे क्या होगा बच्चों? अलाउइंग इंटरमॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? भाई क्या होगा? हीट से सॉफ्ट हो जाएगी प्लेट्स के या शीट के बीच की इंटरफेस, सॉफ्ट हो गई। उसके बाद इस सॉफ्टनिंग की वजह से क्या हुआ बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा। विद इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एटम्स इधर से इधर आएंगे, जिससे वहां पर एक ज्वाइंट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड फॉर द मैकेनिकल वाइब्रेशन इन कमर्शियल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इक्विपमेंट? कमर्शियल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? किसकी? उन वाइब्रेशन की जो कि सोनोट्रोड को दिए जाते हैं, उन वाइब्रेशन की। 20 से 40, 50 से 100, 20 या फिर 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। तो देखो बच्चों, ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये तो सिग्नल के लिए काम में आती है। वेल्डिंग के लिए तो ये आ सकती है, लेकिन याद रखना बच्चों कि 20 से 40 सबसे कॉमन है, और सबसे कॉमन है बच्चों 20 किलोहर्ट्ज, सबसे कॉमन होती है बच्चों 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, हाँ ये देखिए बच्चों 20 to 40 किलोहर्ट्ज जो है बच्चों, याद रखना ये आपकी 20 किलोहर्ट्ज इज द मोस्ट कॉमन फॉर लार्ज पार्ट, जो बड़े पार्ट होते हैं उनके लिए 20 किलोहर्ट्ज लेते हैं, और 30 से 40 जो है छोटे पार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से डायोड की वेल्डिंग करते हैं, ट्रायोड की वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ओके। 50 से 100 जो है बच्चों, ये माइक्रो वेल्डिंग में काम में आती है। माइक्रो वेल्डिंग, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं उनको वेल्ड करने के काम में आती है, बहुत एडवांस वेल्डिंग है, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो ये जनरली यूज नहीं होती, सिर्फ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है, ये तो यूज ही नहीं होती दोनों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 20 किलोहर्ट्ज टू 40 किलोहर्ट्ज। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? इनमें से कौन सी एक वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, नाम में आर्क आ गया भैया, खत्म कहानी। फ्रिक्शन स्टीयर वेल्डिंग हम नहीं जानते। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसमें भी आर्क आ गया। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें भी आर्क। तो ये तो तीनों आर्क है, कौन सी नहीं है बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वेल्डिंग, चाहे वो फ्रिक्शन स्टीयर हो, चाहे वो सिंपली फ्रिक्शन हो जो लेथ पे की जाती है, वो बच्चों याद रखना सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहलाती है, ना कि आर्क वेल्डिंग, ना कि आर्क वेल्डिंग, याद रखिएगा बच्चों।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज प्राइमरीली क्लासिफाइड बाय द हीट जनरेटेड फ्रॉम अ कंट्रोल्ड हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऑफन यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेल ट्रैक्स? इसका आंसर सबको देना है, चलिए आंसर कीजिए। कृष्णा, आरिफ, अंशु, निशांत, चलिए आंसर कीजिए बेटा फटाफट। इसका मैं आप लोगों के आंसर देखूंगा आप कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा। ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हीट जो जनरेट होती है वो एक कंट्रोल्ड और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है बच्चों, ठीक है, और ये रेल के जो ट्रैक्स होते हैं इनको जोड़ने के काम में आती है, ठीक है, बहुत आसान है इसका आंसर। हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए आंसर कीजिए, देखिए कितने बच्चे करेंगे भैया आंसर, कितने बच्चे, बिल्कुल सही बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग, शाबाश, थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट क्या होता है बच्चों? एक मिक्सचर है, किसका? मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड जिसकी वेल्डिंग आपको करनी है, और प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। इस मिक्सचर को आप ले लीजिए 3:1 के रेशो में, यानी कि 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट मेटल ऑक्साइड के, 1 पार्ट एल्यूमिनियम का, ठीक है, ये ले लीजिए बच्चों, इनकी रिएक्शन कराइए। तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे आपका एक तो प्योर मेटल बनेगी, जो मेटल ऑक्साइड है इसमें से मेटल अलग हो जाएगी, और ये ऑक्साइड बन जाएगा एल्यूमिनियम का, ये बन जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, और हीट प्रोड्यूस होगी। वो रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, तो ये जो प्योर मेटल है बच्चों ये फिलर का काम करेगी, फिलर, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो स्लैग बन जाएगा, स्लैग, क्योंकि ये फ्लक्स का काम करता है, फ्लक्स, ठीक है, और आपका ये थिक मेटल सेक्शन को वेल्ड करने के काम में आती है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना इस हीट से लगभग 2900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक प्रोड्यूस हो सकता है। मैंने आपको टेम्परेचर रेंज वैसे दे दी है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन विच प्रोसेस क्लासिफिकेशन यूजेस मैकेनिकल मोशन टू जनरेट हीट एंड प्रेशर? मैकेनिकल मोशन को हीट और प्रेशर जनरेट करने के लिए कौन सी वेल्डिंग यूज करती है बच्चों? मैकेनिकल मोशन को, सीधी सी बात है बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में 2 कंपोनेंट में से 2 रॉड से रॉड अगर जोड़नी है या फिर 2 ट्यूब से ट्यूब अगर आपको जोड़नी है तो दोनों के एंड को एक दूसरे के कांटेक्ट मिला के एक पार्ट को आप रोटेट कराएंगे अगेंस्ट द अदर। उससे क्या होगा? इंटरफेस पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसी हीट प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ प्रेशर आप लोग दोनों रॉड को या ट्यूब को जोड़ देंगे और ठंडा होने तक वो प्रेशर बना के रखेंगे, सॉलिडिफाई होने तक प्रेशर बना के रखेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फ्रिक्शन वेल्डिंग, याद रखना बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग। बाकी स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, लेजर वेल्डिंग एडवांस वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें हम रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएंट, इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल होगा बच्चों, एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ESW इज ऑफन कैटेगराइज्ड एज नॉन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ESW का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है इसे हम नॉन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं इन मैनी सिस्टम। बिकॉज क्यों कहते हैं ऐसा? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, देखिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग के लिए आपको आर्क की जरूरत होती है। जैसे ही आर्क बनता है फिलर और फ्लक्स पाउडर जो है बच्चों वो आपका मेल्ट हो जाता है। अब जो स्लैग बन गया, फिलर और फ्लक्स के मेल्ट होने के बाद जो स्लैग बना, वो उस स्लैग में से जब करंट पास होती है वो फील करता है बहुत हाई रेजिस्टेंस, जिससे हीट आपकी प्रोड्यूस होती है। तो बाद में शुरुआत आपने आर्क से करी इस वेल्डिंग की, लेकिन बाद में जो करंट पास हो रही है स्लैग में से वो हीट जनरेट करेगी, ठीक है। तो इसे बेसिकली इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है बच्चों, इसको हम जनरली रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं बच्चों, याद रखना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है? करंट पास होगी किसी मटेरियल में से जो कि रेजिस्ट करेगी इस करंट के पास होने को, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है बच्चों,
तो ये क्या कह रहा है बच्चों, इसे अब नॉन आर्क वेल्डिंग क्यों कहते हैं, इट नेवर यूजेज इलेक्ट्रिसिटी, नेवर तो नहीं है, शुरुआत में तो यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक ओनली मोमेंटरीली टू क्रिएट द इनिशियल मोल्टन स्लैग पूल एंड इज देन एक्सटिंग्विश। जो आर्क है वो इनिशियली क्या करेगा बच्चों, एक स्लैग पूल बनाने में मदद करेगा। एक क्वेश्चन और आता है यहां से कि किस वेल्डिंग में पूल ऑफ स्लैग पाया जाता है या स्लैग पूल बनता है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। कुछ बच्चे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं, इसका आंसर जो गलत है। पूल स्लैग पूल जो है बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ये आर्क जैसी स्लैग बनेगा ये आर्क गायब हो जाएगा। अब करंट जब इस स्लैग पूल में से जाएगी तो रेजिस्टेंस फील करेगी जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा बच्चों, ठीक है। इसमें नॉन कंज्यूमेबल नहीं, याद रखना इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। द प्रोसेस यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a major operational classification constraint of ESW that limits its application compared to other fusion process is that welding must typically be performed in which position। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो है बच्चों याद रखिएगा, वैसे तो ये फ्यूजन वेल्डिंग है। कैसी है बच्चों, ये फ्यूजन वेल्डिंग है, लेकिन आर्क वेल्डिंग नहीं है ये सॉलिड स्टेट, और सॉरी रेजिस्टेंस। तो फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है बच्चों, फ्यूजन वेल्डिंग अक्सर लगभग हर पोजीशन में वेल्ड कर सकती है, हर एक पोजीशन में, चाहे वो आपका क्या कैसा हो बच्चों, आपका कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो फ्लैट पोजीशन है जिसे 1F या 1G कहते हैं। F का मतलब होता है फिलेट वेल्ड, G का मतलब होता है ग्रूव वेल्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फ्लैट पोजीशन मतलब आपका इलेक्ट्रोड ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे, दिस इज फ्लैट। और हॉरिजॉन्टल में आपका इलेक्ट्रोड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। याद रखना जब ऊपर से नीचे आपका कंज्यूम हो रहा हो इलेक्ट्रोड इस डायरेक्शन में तो वो तो हो गई फ्लैट, और जब आपका इलेक्ट्रोड ऐसे वेल्ड कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में बच्चों ऐसे इलेक्ट्रोड रहेगा लेकिन इस डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन, जिसे हम 3F या 3G कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है। और एक होती है बच्चों की इलेक्ट्रोड ऊपर की तरफ वेल्ड कर रहा है आपके सर के ऊपर, इसे कहते हैं ओवरहेड, इसे कहते हैं 4G या 4F, ठीक है। 4 पोजीशन होती है वेल्डिंग की बेसिकली। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग याद रखना बच्चों, ये सिर्फ वर्टिकल प्लेट को ही, किसे बच्चों, वर्टिकल प्लेट्स को ही वेल्ड करता है, वर्टिकल प्लेट को वेल्ड करता है बच्चों। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं याद रखना। दूसरा बच्चों ओनली बट वेल्ड, ये सिर्फ बट वेल्ड बनाता है बच्चों, बट वेल्ड, और थिकर सेक्शन के लिए ही सुटेबल है, थिकर सेक्शन, थिकर सेक्शन के लिए सुटेबल है, ठीक है। याद रखना अप टू 900 mm, लगभग 900 mm तक की प्लेट को ये इजीली वेल्ड कर देता है बच्चों वर्टिकल पोजीशन में। यानी कि एक प्लेट ऐसे रहेगी, ऐसे, और दूसरी प्लेट ऐसे रहेगी बच्चों, तो यहां पर ये वेल्ड ऐसे करता चलेगा। इलेक्ट्रोड आपका यहां से आएगा, दिस इज इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर आप रुकावट लगाते हैं ऐसे, शू, कॉपर शू, यहां पे ये कॉपर शू असेंबली है, यहां पर पूल बनता है मोल्टन मेटल का, स्लैग जिसे हमने कहा था, ठीक है, स्लैग, ठीक है। और इलेक्ट्रोड आपका यहां मेल्ट होकर ऐसे गिरता रहेगा, समझ में आई बच्चों बात, और वेल्ड होता रहेगा इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। एक बात और याद रखना बच्चों, ये लगभग कास्टिंग जैसी वेल्डिंग है, तो इसे वेल्डिंग कम कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त वेल्ड बनाती है दो थिकर प्लेट के बीच में। जैसे कोई प्रेशर वेसल है या कोई बॉयलर है, उसकी जो प्लेट्स होती हैं जिससे बॉयलर या प्रेशर वेसल बनता है वो बहुत थिक होती हैं, उन्हें अंडर हाई प्रेशर काम करना है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर काम करना है, तो उनको बिल्कुल ऐसा कर देती है जैसे कास्टिंग हो गई है। तो थर्मिट वेल्डिंग में भी कास्टिंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में भी। एक चीज और याद रखना बच्चों, एक बार में वेल्ड बनना चाहिए, इसे सिंगल पास वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? सिंगल पास वेल्डिंग, सिंगल पास वेल्डिंग। स्लो प्रोसेस है ये, याद रखना बहुत, सिंगल पास वेल्डिंग। तो याद रखना ये सिर्फ वर्टिकल या लगभग वर्टिकल जो आपकी पोजीशन होगी उसी पे वेल्ड कर पाएगी।
सर ऑप्शन डी दोबारा समझा दीजिए। देखो फिर से देखो बच्चों, दो प्लेट ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, अब इनके बीच इस तरीके से वेल्डिंग कर रहे हैं आप, ऐसे आप ऊपर से देख रहे हैं वेल्डिंग होते हुए ऐसे, दिस इज कॉल्ड फ्लैट वेल्डिंग। इसको क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैट। अब अगर ये प्लेट मैं ऐसे कर दूं, यानी कि एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, और यहां पे वेल्डिंग करूं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। अब अगर एक प्लेट ऐसे रख दूं और ऐसे ऐसे करूं बच्चों वेल्डिंग, तो इसे वर्टिकल वेल्डिंग कहते हैं, वर्टिकल। ठीक है, और अगर दोनों प्लेट मेरे सर के ऊपर हैं इस तरीके से और मैं यहां से वेल्डिंग कर रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसे कहते हैं ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें से याद रखिएगा बच्चों कि जो फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग है उसे कहते हैं पोजिशनल वेल्डिंग। क्या कहते हैं बच्चों? पोजिशनल वेल्डिंग। इसको हम पोजिशनल वेल्डिंग कहते हैं, 1F या 1G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हां, इसके अलावा ये तीनों वेल्डिंग जो है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, वर्टिकल, इनको आउट ऑफ पोजीशन वेल्डिंग कहते हैं। आउट ऑफ पोजीशन। अच्छा, कोशिश ये करो कि फ्लैट वेल्डिंग ही हो, फ्लैट पोजीशन में ही वेल्ड करो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाता है भाई। अब ऊपर दो प्लेट है, उन्हें वेल्ड करना है, छोटी प्लेट है, आप उन्हें वेल्ड करोगे, बड़ी प्लेट को तो नीचे वेल्ड करोगे फ्लैट में, फिर ऊपर असेंबल करोगे। करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि आपको ये करनी ही नहीं है, तीनों करनी होती है, बट ये लेकिन आउट ऑफ पोजीशन होती है, इन्हें करना डिफिकल्ट होता है। सबसे मुश्किल ओवरहेड होती है। इनके नोटिफिकेशन याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? अगला क्वेश्चन, ESW इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज प्राइमरली यूज फॉर ज्वाइनिंग मटेरियल ऑफ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक थिकनेस रेंज। कितनी थिकनेस रेंज तक आप लोग ESW को यूज करते हैं? मैंने बताया वेरी थिक प्लेट, वेरी थिक प्लेट। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए ऑब्वियस आंसर कौन सा है? ऑब्वियस आंसर है बच्चों 25 से 300 mm और मोर। 900 mm तक कर सकता है, लेकिन कॉमनली 25 से 300 mm से ज्यादा प्लेट की थिकनेस यूज नहीं होती। जैसे आप शिप बना रहे हैं तो शिप की जो बॉडी बनती है वहां पर होती है बच्चों, प्रेशर वेसल्स होते हैं बच्चों, वहां पर होती है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन स्लैग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड हीट जनरेशन इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। जो मोल्टन स्लैग बनता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हीट जनरेट होगी आगे के लिए? आगे के लिए बच्चों कौन सी होगी बच्चों? हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसका हीट जनरेशन से मतलब नहीं है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी इज द कैपेसिटी टू ट्रांसमिट हीट को ट्रांसमिट करने की जो वो होती है बच्चों कैपेबिलिटी, तो वो तो ये नहीं है। उसके बाद है बच्चों दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको हीट स्टोर करनी होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो बचता क्या है बच्चों? आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए और रेजिस्टेंस आपका हाई होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट आंसर करो बेटा, फटाफट। अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये कुछ वेल्डिंग के क्वेश्चन लिए थे मैंने अभी। दो तरह की वेल्डिंग आपने देखी, तीन तरह के हमने क्वेश्चन किया अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इन पे हमने क्वेश्चन किए अभी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा था आए हुए थे, तो मैंने इनसे क्वेश्चन आपके निकाल के दिए। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन एट यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट इन आयरन कार्बन डायग्राम। अब ये आ गए हम सीधा मटेरियल साइंस में। मटेरियल साइंस में भी किस टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चे? फेज डायग्राम का। फेज डायग्राम। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा वही आपको करने हैं, आप लोग करते रहिए प्रीवियस ईयर, जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर करते रहिए। ठीक है, बाकी आपके कवर तो यहां पे सब होंगे बच्चों। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द एबिलिटी टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटीरियल। मटीरियल अपने अंदर से कितना इजीली पास कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। होता है ना कुछ में, जैसे एल्यूमिनियम, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम है। आयरन की, निकल की बहुत हाई है, वो एकदम मैग्नेट की तरफ भागते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है वो, तो उसे कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। सबमर्ज्ड एंड इलेक्ट्रिक, बच्चा पूछ रहा है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या डिफरेंस? देखो, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड की टिप होती है ना, वो पाउडर फॉर्म के जो फ्लक्स होता है, जिसे हम ग्रेनुलर फ्लक्स कहते हैं, उसके अंदर डिप रहती है। आपको ये वेल्डिंग होते हुए दिखती नहीं है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग।
लेकिन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या होता है कि स्लैग के और इलेक्ट्रोड के बीच में एक गैप होता है, गैप होता है। समझ में आई बच्चों बात? तो दिस इज द मेन डिफरेंस। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी थिक प्लेट के लिए यूज होते हैं, 75 से 100 mm तक आप उससे वेल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बहुत थिक के लिए होती है यूज, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक प्योर आर्क वेल्डिंग है बच्चों, उसमें आर्क हमेशा जनरेट होगा, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बहुत फास्ट है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग है और बहुत स्लो है। तो ये डिफरेंस है बेटा मेन, ठीक है। सागर समझ में आया बेटा? समझ में आया मेरे बच्चे? तो फेज डायग्राम पे आ गए हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूटेक्टिक पॉइंट। देखो 2 पॉइंट याद रखना बच्चों। एक तो याद रखना बच्चों यूटेक्टॉइड पॉइंट, एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर को फेज डायग्राम, आयरन कार्बाइड जो फेज डायग्राम है वो रटा होना चाहिए। आप फौरन ड्रॉ कर दें उसे। कुछ ही पॉइंट जनरेट करने होते, सारे नहीं। और एक होता है बच्चों यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब मैं आपको दिखाता हूं ये पॉइंट होते कहां कहां है। दिस इज द आयरन कार्बन फेज डायग्राम, क्लियर? ठीक है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। अब यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये वाला, ये आपको याद रखना, और एक आपको याद रखना है बच्चों ये, एक ये याद रखना, ठीक है, क्लियर? ओके। इसे कहते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट। यहां पर कार्बन परसेंटेज होती है 0.76%, कहीं कहीं 0.8% लिखी है, इट्स ओके। ये कार्बन परसेंटेज है। यूटेक्टिक पॉइंट पे कार्बन परसेंटेज होती है बच्चों 4%, कहीं कहीं 4% लिखी है, वैसे 4.26%। ये यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टॉइड पॉइंट के आसपास होता है स्टील, यूटेक्टिक पॉइंट के आसपास होता है कास्ट आयरन, ठीक है। आपको याद है ना कि अगर स्टील में कार्बन परसेंटेज पूछता है तो कितनी होती है? 0.025 टू 2.14%। अगर कार्बन है तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टील, तो हम स्टील के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कार्बन परसेंटेज 2.14 से 4.3% तक है, कितना बच्चों? 4.3% तक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन, क्लियर? अब स्टील में कार्बन परसेंटेज जो होता है वो यूटेक्टॉइड पॉइंट के आसपास मिलता है, याद रखना। और कास्ट आयरन में यूटेक्टिक, ये यूटेक्टिक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा, यूटेक्टिक पॉइंट के आसपास मिलता है। ये 4.3% के आसपास, कहीं कहीं 4% लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2.414 को कहीं कहीं 2% लिखा है, इट्स ऑल राइट। 0.76% को कहीं कहीं 0.8% लिखा है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ पे मैं इस पॉइंट से इधर देखूंगा तो मुझे स्टील मिलेगा, इधर देखूंगा तो मुझे कास्ट आयरन मिलेगा। बस ये याद रखना आपको, करेक्ट। अब यूटेक्टिक पॉइंट पे आपको कार्बन परसेंटेज पता चल गई, तो ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन एट यूटेक्टिक पॉइंट। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 4.3%, करेक्ट। अब याद रखिएगा यहां पर आपसे टेम्परेचर भी पूछ सकता है कि यूटेक्टॉइड पॉइंट पर कितना टेम्परेचर होगा, तो आप बताएंगे 727 डिग्री। कहीं कहीं 723 लिखा है बच्चों, कहीं कहीं 727 लिखा है बच्चों, कहीं कहीं 730 भी लिखा है, इट्स ऑल राइट। आसपास की हैं, ज्यादा दूर नहीं है, याद रखो। अच्छा डेटा है 723, बट इट्स ऑल राइट 727। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है? 727 डिग्री। अब आपसे कोई पूछता है यूटेक्टॉइड स्टील के बारे में बताइए, तो आप 2 चीजें बताएंगे। पहला बताएंगे बच्चों कि इसमें कार्बन परसेंटेज 0.8% के आसपास होती है। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि यह हमें 723 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। समझ में आ गया बच्चों? अब आ जाइए यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट के आसपास मिलेगा कास्ट आयरन। इसमें कार्बन परसेंटेज एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, याद रखिएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर 4.3% होता है लगभग। और कितना टेम्परेचर होता है बच्चों? 1148, 1148, 1150 कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ,
1148, 1150, कुछ भी कह सकते हैं मेरे बच्चों आप। ठीक, हाँ। अब मान लीजिए, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाला हूं आपको। मैंने एक वर्टिकल लाइन ये ले ली, बिल्कुल इसी पॉइंट से, ईयू टेक्टाइड पॉइंट से गुजरती, और एक वर्टिकल पॉइंट लाइन मैंने ये ले ली। अब देखिए, इस पॉइंट से ऊपर अगर स्टील लेंगे आप, तो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट होगा, जिसे हम गामा आयरन भी कहते हैं, गामा आयरन। तो यहां पर बच्चों ये गामा आयरन होगा, ठीक है। और इस पॉइंट से ऊपर जब आप स्टील लेंगे, और अगर इस पॉइंट से नीचे आप चेक करते हैं बच्चों, तो इसका माइक्रोस्ट्रक्चर होगा बच्चों परलाइट, परलाइट, परलाइट होगा बच्चों। एक ये बात आप याद रखना बच्चों, एक आपको ये बात याद रखनी है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट से ऊपर आयरन सॉलिड है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों याद रखना बहुत, इससे बहुत हाई है। तो इस पॉइंट से ऊपर याद रखना एक सॉलिड आपको फेज मिलती है, सॉलिड फेज। जैसे साइंस में 3 तरह की फेज होती है मटेरियल की, जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस। मटेरियल साइंस में जो फेज होती है वो डिपेंड करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी है, बीसीसी है, एचसीपी है, क्या है, इससे हमें पता चलता है उसकी फेज कितनी है। तो ऑस्टेनाइट जो होता है बच्चों, ये एफसीसी होता है, और इससे नीचे जो परलाइट है बच्चों, ये बीसीसी होता है। तो इन दोनों की फेज अलग है, एक फेज ये है, एक फेज ये है, ठीक है। ईयूटेक्टिक पॉइंट से ऊपर लिक्विड होता है, देखिए आप मान लीजिए यहां लेते हैं तो यहां लिक्विड होगा, और उसके नीचे वो सॉलिड होगा बच्चों, उसके नीचे सॉलिड होगा। ये कुछ मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, अभी क्वेश्चन आते रहेंगे, हम करते रहेंगे, इट्स ऑल राइट, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन अल्फा फेराइट। अल्फा फेराइट याद रखना, अल्फा फेराइट को अल्फा आयरन भी कहते हैं, अल्फा आयरन। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी। एट द ईयूटेक्टॉइड टेम्परेचर, ईयूटेक्टॉइड टेम्परेचर पे, क्वेश्चन को समझिए पहले, ईयूटेक्टॉइड टेम्परेचर पे जो कि 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट्स ऑल राइट, ठीक। अल्फा आयरन में मैक्सिमम कितना कार्बन परसेंटेज हो सकता है, कितना कार्बन परसेंटेज हो सकता है। फिर इस डायग्राम पर आ जाइए, फिर इस डायग्राम पर आ जाइए, ठीक है, हां, अल्फा आयरन पे, ठीक। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, हां ध्यान से देखना बच्चों, ये एक रीजन है बच्चों, ये वाली रीजन, ये छोटी सी रीजन, ये रीजन, यहां से यहां तक, ये एक पतली सी एक पट्टी आपको नजर आ रही होगी, इसमें लिखा है फेराइट, यानी कि फेराइट सिर्फ प्योर इधर ही होता है, प्योर फेराइट इधर ही होता है, प्योर फेराइट। और याद रखना बच्चों, और याद रखना, मैं यहां पर डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा अभी आपको, याद रखना, इस फेराइट में मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इस पॉइंट पे मिलता है, इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं है कार्बन परसेंटेज। जब इसे नीचे लाएंगे आप वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो कार्बन परसेंटेज आएगी 0.025%। तो फेराइट में ईयूटेक्टाइड पॉइंट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, फेराइट में जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, ईयूटेक्टॉइड पॉइंट पर या ईयूटेक्टॉइड टेम्परेचर पे, जो कि कितना होता है 727, मैक्सिमम कार्बन घुल सकता है। और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों, 0.025% या 0.22% भी कहीं कहीं लिखा रहता है। समझ में आया बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, और यह है बच्चों कार्बन परसेंटेज। मैंने मान लिया ये टेम्परेचर है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर है 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या किया मैंने, ये देखिए 727 910 होता है बच्चों, ये वाला टेम्परेचर डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि ये लाइन ऐसे आती है, ऐसे, ये लाइन ऐसे आती है, और ये नीचे ये वाला पॉइंट ऐसे जाता है, ये
ध्यान देना मेरी बात का। अब यहां पर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कार्बन परसेंटेज है वो है 0.8%। तो आप समझ गए होंगे ये यूटेक्टॉइड पॉइंट, यहां से ऐसे कर्व मिलता है एक ये। तो मैंने क्या किया बच्चों, नोटिस कीजिएगा, मैंने इतने हिस्से का आपको डायग्राम बना के दिखाया, इतने हिस्से का। आपको ये याद होना चाहिए डायग्राम, ठीक। अब ये इधर चला जाएगा आगे, डोंट वरी, इधर जाने नहीं, आपको यूटेक्टॉइड पॉइंट पे देखना है, ठीक। अब ये जो रीजन है बच्चों, ये वाली ये जो मैंने आपको यहां दिखाई थी, ये छोटी सी, इस रीजन को यहां देखेंगे तो इसमें होता है बच्चों अल्फा आयरन। इन दोनों लाइन से ऊपर होता है गामा आयरन। ये होता है यूटेक्टॉइड पॉइंट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा आयरन में कार्बन परसेंटेज कितनी है? तो आप क्या करेंगे, इस रीजन में इसको इस लाइन से यहां देखा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम कार्बन यहां पर अगर देखेंगे तो आएगा 0.025%। यह है इसका आंसर, यह है बच्चों इसका आंसर। ये बेटा 0.8% यूटेक्टॉइड कार्ब वो है बच्चों। यहां पे तो परलाइट बन गया ना, ये परलाइट है। सिर्फ इस रीजन में अल्फा आयरन है, फेराइट जिसे कहते हैं, इसे फेराइट भी कहते हैं, फेराइट। सिर्फ इस रीजन में बच्चों आपका क्या है, अल्फा, और कहीं नहीं है, प्योर अल्फा यही है। अब इसमें कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम कहां मिलेगी भाई? कार्बन परसेंटेज देखो, इस पॉइंट पर अगर आप लेते हो, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने कहा कि सर मुझे तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पे तो इतनी आई, तो अभी तो इससे भी आगे है अल्फा, तो यहां पर मैक्सिमम मिलेगी बच्चों। और कितनी होती है वो? 0.025%। बेटा आपने क्लास नहीं करी क्या सागर? ये बताइए मुझे। बेटा सागर आपने क्लास नहीं करी मटेरियल साइंस की? आपके कोर्स में होगी या नहीं? ये कोई डेटा, ये तो याद होना चाहिए हर वक्त। यूटेक्टाइड टेम्परेचर 723 डिग्री, यूटेक्टाइड कार्बन परसेंटेज 0.8 डिग्री परसेंटेज, मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज एट यूटेक्टाइड टेम्परेचर इन अल्फा आयरन 0.025%। समझ में आया मेरे बच्चे? डेटा भी आया कहां है मेरे बच्चे? सागर डेटा भी आया कहां है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बाएं हाथ से करते हैं मेरे बच्चे। सागर आपने क्लास नहीं करी क्या? मुझे ये बताओ सागर, क्लास नहीं करी फिर तो ये हवा में जा रहा होगा, नो डाउट। और जिसने क्लास करी होगी उसे समझ में आ रहा होगा कि हां ये क्या चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन डिसॉल्व इन गामा आयरन? अब देखो ये आ गया गामा ऑस्टेनाइट। पहले क्या पूछा था? अल्फा फेराइट, यानी कि अल्फा आयरन को फेराइट भी कहते हैं, गामा आयरन को ऑस्टेनाइट भी कहते हैं बच्चों। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एक के बाद एक लगातार। अरे मेरे बच्चे सागर, फिर तो रट बेटा, फिर वाकई रट। अगर तूने कोर्स, मैं यही तो कहता हूं, अगर हम पता है यूट्यूब पे आके आपसे कहते हैं ना कोर्स ले लो, तो आप नीचे बच्चे क्या लिखते हैं कि कोर्स बेचने आ गए। अरे उसकी कुछ वजह है, कम से कम 60 से 90 दिन की क्लास पढ़नी पड़ती है पहले, उसके बाद ही तो आप एमसीक्यू अच्छे समझोगे, तभी तो एग्जाम में भी आप क्वालिफाई करोगे मेरे बच्चे। ठीक है सागर, अब तो इन्हीं क्वेश्चंस को रटो, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट कैन डिसॉल्व इन गामा आयरन, एफसीसी। अब गामा आयरन में देखना है मैक्सिमम कितना आपका कार्बन हो सकता है। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं बेटा, क्योंकि वहां बहुत घिचपिच हो जाएगी। पेस्ट, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं बच्चों। ओहो एक सेकंड, ये इसको मैं कर देता हूं डिलीट, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
अब हमें गामा आयरन पे बतानी है मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज जो हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, गामा आयरन ये ऑस्टेनाइट है ना, अरे एक सेकेंड, ये ऑस्टेनाइट है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये ऑस्टेनाइट है। तो अब जहां जहां तक मैं लाइन खींचूंगा वहां तक मुझे ऑस्टेनाइट मिलेगा, याद रखना। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सॉरी, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, लाइनें हाईलाइट की, इनके बीच ही होता है बस ऑस्टेनाइट, जिसे हम गामा आयरन भी कहते हैं। गामा आयरन, इसे हम गामा आयरन भी कहते हैं। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, याद रखना, इस लाइन को A3 लाइन कहते हैं, A3। इस लाइन को ACM लाइन कहते हैं, ACM, या आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। अब ये बताइए मुझे, हर पॉइंट पे कार्बन परसेंटेज लिखी है। यहां पे तो 0 है बच्चों, ये तो बिल्कुल इस एक्सिस पे है, तो यहां पे तो कार्बन परसेंटेज 0 है। यहां पे हमें जाना नहीं है। अब यहां पे आइए, कार्बन परसेंटेज कितनी है? 0.76%। इस पॉइंट पर आइए, कितनी है? 2.14%। इस पॉइंट पर आइए, कितनी है? 0.18%। इस पॉइंट पे 0। तो अब देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज ऑस्टेनाइट रीजन पर कहां मिली? यहां। तो गामा आयरन में मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज कितनी हो सकती है? 2.14%। 2.14%। 2.14%। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द 3 फेज इनवेरिएंट रिएक्शन दैट अकर अपॉन कूलिंग एट 1148 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। 3 फेज वाली इनवेरिएंट कहते हैं बच्चों, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो इधर उधर हो सकती है। 3 फेज इनवेरिएंट रिएक्शन जो कि अपने क्या नाम है, आप कंपोनेंट से प्रोडक्ट भी दे सकती है, प्रोडक्ट से कंपोनेंट भी, उसे इनवेरिएंट कहते हैं। तो 3 फेज वाली इनवेरिएंट रिएक्शन जिसके आप प्रोडक्ट का कंपोनेंट भी बन सकते हैं, कंपोनेंट के प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अचीव कर सकते हैं। दैट अकर अपॉन कूलिंग एट 1148 डिग्री सेंटीग्रेड, 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होती है ठंडा करने पर, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, अब ध्यान से देखना, यही देखिए बच्चों, यही देखिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद इन्हें रिवाइज कर लेना बच्चों हर हालत में, चाहे क्लास एक बार और देखनी पड़े मेरे बच्चों। शॉर्ट नोट्स बना लेना, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन छाटे हैं कि आप वन लाइनर बना सको। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। 2 ही इक्वेशन है बच्चों, याद रखना, मेन जो आपको याद करनी है। एक तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन ये वाली जो इस पॉइंट पर होगी, और एक यूटेक्टिक रिएक्शन। अब 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी हो रही है ये? तो आंसर तो हो जाएगा बच्चों यूटेक्टिक रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? यूटेक्टिक रिएक्शन। इसके बारे में भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ये होती नहीं है। बस या तो यूटेक्टॉइड याद रखो या यूटेक्टिक। तो 1148 पे यूटेक्टिक होती है, ठीक है, और 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूटेक्टॉइड होती है। पॉइंट ही वही है। अब इन्हीं को क्यों चूज करा मैंने, ये समझ लीजिए। इनको इसलिए करा बच्चों, देखो ध्यान से, इससे अगर ये लाइन लो, मैं इस पॉइंट पे देखूं तो आयरन है मेरा ऑस्टेनाइट, गामा आयरन, और यहां है बच्चों मेरा परलाइट, परलाइट, याद रखना। तो क्या होता है बच्चों कि जो गामा आयरन है वो 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन परसेंटेज 0.8% पर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों परलाइट में, ठंडा करने पर, कूलिंग। अगर आप कूलिंग कर रहे हैं तो ठंडा करने पर, यहां पे ज्यादा टेम्परेचर है भाई इस, और यहां पे कम टेम्परेचर है, ये देखिए यहां ये टेम्परेचर है यहां, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 तक ठंडा करने पर गामा परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो परलाइट होता है बच्चों, याद रखना, ये परलाइट बच्चों 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो अल्फा आयरन से, प्लस एक तो ये बनता है बच्चों आपका अल्फा आयरन से बच्चों, ठीक है, हाँ।
ठीक है। हाँ, और एक होता है बच्चों क्या, एक होता है बच्चों इसमें आपका सीमेंटाइट Fe3C। तो दो चीजें होती है परलाइट में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, गामा आयरन अपने आप में एक सॉलिड फेज है, दूसरी सॉलिड फेज है अल्फा आयरन, तीसरी सॉलिड फेज है सीमेंटाइट। समझ में आ गई बच्चों बात। तो अल्फा आयरन जो होता है बच्चों, गामा आयरन, वो कन्वर्ट होता है परलाइट में, और परलाइट दो फेज से मिलकर बना है, अल्फा आयरन और सीमेंटाइट से। याद रखना बच्चों, समझ में आ गई बच्चों बात। तो आप देख रहे हैं एक सॉलिड फेज कन्वर्ट हो जाती है बच्चों अल्फा में और सीमेंटाइट। तो इसे कहते हैं इनवेरिएंट रिएक्शन, ईयूटेक्टॉइड रिएक्शन। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है बच्चों, लिक्विड, यहां लिक्विड फेज है, तो लिक्विड फेज क्या होगी बच्चों, ईयूटेक्टिक टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर 1148 और कार्बन परसेंटेज है बच्चों 4.3%। ठीक है, दो फेज में कन्वर्ट होती है बच्चों, दो फेज में कन्वर्ट होती है बच्चों। कौन कौन सी बच्चों, एक तो होता है बच्चों लेडेब्यूराइट प्लस सीमेंटाइट कुछ नहीं होता बच्चों, आयरन कार्बाइड होता है Fe3C। तो लिक्विड फेज आपका इन दो फेज में कन्वर्ट होगी। यहां पे एक सॉलिड फेज दो सॉलिड फेज में बदलती है, यहां पे एक लिक्विड फेज दो सॉलिड फेज में बदलती है। तो इन रिएक्शन को याद कर लो, रट लो, यही आएंगे बच्चों। ठीक है, अब 1148 पे कौन सी हो रही है, यूटेक्टिक, 727 पे कौन सी होगी, यूटेक्टॉइड। समझ में आया बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो फिर इसे अच्छे से आज फिर क्लास को फिर देखिए बच्चों, मैं इसके नोट्स अपलोड करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, ये वाली पीपीटी यहां तक की, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, अभी कुछ दिन क्लासेस चलेगी बच्चों आपकी, लेकिन इससे सिलेबस हम सारा कवर कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।